जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ओ लेवल की इस क्लास में आज आप पढ़ेंगे ओ लेवल के फर्स्ट मॉड्यूल M1R5 के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग हुआ, सॉफ्टवेयर के रूप में किसका उपयोग हुआ, मेमोरी के रूप में किसका उपयोग हुआ, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ओ लेवल एग्जाम को टॉप कर सकें। तो सीधी बात, नो बकवास, यही है अब एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। दोस्तों, आप अलग अलग बुक्स देखेंगे तो वहां पर इसकी जो टाइमिंग है वो आपको अलग अलग मिलेगी। तो एक अनुमान के आधार पर हम कह सकते हैं कि 1942 से 1955 तक का समय फर्स्ट जनरेशन का समय है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब, जिसे हिंदी में निर्वात ट्यूब कहा जाता है, उसका उपयोग किया गया था। यह आकार में काफी बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। इनकी भंडारण क्षमता काफी कम होती थी और गति भी काफी धीमी होती थी। मीन्स एक हिसाब से अगर आज के समय में देखें तो यह बिल्कुल यूजलेस थे और इसमें गलती होने की संभावना भी अधिक रहती थी। अतः यह आप कह सकते हैं कि इनका संचालन बहुत खर्चीला काम था। एग्जाम्पल देखें तो ENIAC, यूनिमैक और IBM फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आप फिगर देख सकते हैं, यह है आपकी वैक्यूम ट्यूब जिसका उपयोग किया जाता है फर्स्ट जनरेशन में। अब यहां पर हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। तो सेकेंड जनरेशन की टाइमिंग है 1955 टू 1964। 1955 से 1964 तक का समय सेकेंड जनरेशन का समय माना जाता है। सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सेकेंड जनरेशन में किसका उपयोग किया गया, तो सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जो निर्वात ट्यूब की अपेक्षा थोड़ा छोटे होते थे और कम विद्युत खपत करते थे। मीन्स इसमें एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा कम यूज होती थी। इसमें डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण उपकरणों जैसे मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग होने लगा था। मीन्स फर्स्ट जनरेशन में बहुत ही कम स्टोरेज क्षमता होती थी, उसको बढ़ाने के लिए सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क का यूज होने लगा था। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है ट्रांजिस्टर जिसका उपयोग किया गया था सेकेंड जनरेशन में। दोस्तों, थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह उपयोग हुआ आईसी चिप का। आईसी चिप आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं, यह है आपके आईसी चिप का फिगर। आईसी चिप से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो आईसी चिप आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। यहां आप देख सकते हैं, सिलिकॉन से आईसी चिप का निर्माण होता है। आईसी चिप का निर्माण किसने किया था, तो रॉबर्ट नोइक और जेएस किल्वी, इन दोनों लोगों ने मिलकर आईसी चिप का निर्माण किया था। अब ये सिलिकॉन से बनी होती है, तो एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिलिकॉन की घाटियां कहां पर हैं। फ्रेंड, सिलिकॉन वैली कहां पर है, तो बैंगलोर में है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस सिटी को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, तो बैंगलोर सिटी को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। तो यहां पर हम देखें तो इनपुट तथा आउटपुट उपकरण के रूप में कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग इसी युग से प्रारंभ हुआ था। अब ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि कीबोर्ड का प्रयोग किस जनरेशन में शुरू हुआ, तो किस जनरेशन में हुआ, थर्ड जनरेशन में हुआ। और मॉनिटर का प्रयोग कब हुआ, तो वो भी थर्ड जनरेशन में ही हुआ था। इसमें उच्च स्तरीय भाषा में PL1, पास्कल तथा बेसिक का विकास हुआ। अब क्वेश्चन आ सकता है कि PL1 भाषा का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया। अक्सर पूछा भी जाता है कि पास्कल लैंग्वेज का उपयोग किस जनरेशन में किया गया था, तो थर्ड जनरेशन में किया गया था। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन की।
फोर्थ जनरेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में बहुत सारी चीजों का आविष्कार हुआ था। दोस्तों फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। और इसकी जो टाइमिंग है वो है 1975 टू 1989। चूंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया, इसीलिए कंप्यूटर के आकार काफी छोटे हो गए। ठीक है, पहले कंप्यूटर का आकार काफी बड़ा होता था, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग के कारण इसका आकार काफी छोटा हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में चुंबकीय डिस्क और टेप के स्थान पर अर्धचालक मेमोरी का उपयोग होने लगा। जैसे सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक टेप, इन सभी का यूज होता था, तो उन सभी को रिप्लेस करके अर्धचालक मेमोरी का उपयोग किया गया। इसके उपयोग करने से भंडारण क्षमता बढ़ गई। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में काफी चीजों का विकास हुआ, जिससे कंप्यूटर का उपयोग और आसान हो गया। जैसे उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क लैन और वैन का आविष्कार भी इसी जनरेशन में हुआ था। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और पूछा भी जाता है कि लैन का उपयोग किस जनरेशन में किया गया? किस जनरेशन में किया गया? फोर्थ जनरेशन में। ऐसे ही सॉफ्टवेयर के रूप में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसका फुल फॉर्म है? GUI का। तो GUI का प्रयोग कब हुआ? फोर्थ जनरेशन में किया गया था। यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भी फोर्थ जनरेशन में ही हुआ था, याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखें तो C लैंग्वेज का विकास फोर्थ जनरेशन में किया गया था। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि C लैंग्वेज का विकास किस जनरेशन में किया गया? तो फोर्थ जनरेशन में। अब यहां पर बात आती है फिफ्थ जनरेशन की। और साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन आता है फोर्थ जनरेशन से काफी ज्यादा कि फोर्थ जनरेशन में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोर्थ जनरेशन में यूज होता है VLSI का। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं फिफ्थ जनरेशन को। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर आकार में अत्यंत छोटे होते थे और इनकी गणना क्षमता अत्यंत तीव्र होती थी। मीन्स काफी छोटे और प्रोसेसिंग स्पीड काफी तेज होती है। और हम प्रेजेंट टाइम पर जो उपयोग कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर है। इसमें भंडारण क्षमता के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD या ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किया गया, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा स्टोरेज क्षमता हमें अब मिल जाती है। अगर नेटवर्किंग का क्षेत्र देखें तो इंटरनेट, ईमेल, WWW का विकास भी पांचवें जनरेशन में ही हुआ था। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ईमेल का प्रयोग कब शुरू हुआ या WWW का विकास कब हुआ? तो फिफ्थ जनरेशन में ही किया गया था। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बताता हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग हुआ, तो निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था। सॉफ्टवेयर के रूप में मशीनी भाषा वो बाइनरी सिस्टम का प्रयोग हुआ फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी के रूप में पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया गया था। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी के रूप में किसका उपयोग हुआ था? तो पंच कार्ड का उपयोग हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोसेसिंग की गणना है उसकी जो स्पीड है वो मापी जाती थी मिली सेकेंड में। इसकी विशेषताएं देखें तो विद्युत और यांत्रिक मशीन थे। गुण और दोष को देखें तो ये काफी खर्चीला था, आकार में काफी बड़ा था और ऊर्जा की अधिक खपत होती थी और त्रुटि की अधिक संभावना होती थी। मीन्स इसके गुण कम हैं और दोष अधिक है। एग्जाम्पल देखें तो ENIAC, ITVAC और UNIVAC फर्स्ट जनरेशन के ही कंप्यूटर है। अब बात आती है यहां पर सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था सेकेंड जनरेशन में। ऐसे ही मेमोरी की बात करें तो मेमोरी के रूप में चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था।
इसके अंतर्गत स्पीड की जो गणना है वो माइक्रो सेकेंड में की जाती है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि सेकेंड जनरेशन में स्पीड की गणना किसमें की जाती है, तो माइक्रो सेकेंड में की जाती है। विशेषताएं देखें तो मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में सेकेंड जनरेशन में काफी वृद्धि की गई थी। यह खर्चीला था लेकिन अपेक्षाकृत छोटा था और इसकी स्पीड भी काफी तेज थी। एग्जाम्पल देखें तो IBM 1401, यूनिमैक और PDP-8 सेकेंड जनरेशन के ही कंप्यूटर है। और IBM 1401 और PDP-8 ये दोनों एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि यह किस जनरेशन के कंप्यूटर है। तो याद रखिएगा IBM 1401 और PDP-8 सेकेंड जनरेशन के ही कंप्यूटर है। अब बात करते हैं यहां पर थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में IC चिप का उपयोग हुआ था। सॉफ्टवेयर के रूप में उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण हुआ। मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण क्षमता में काफी वृद्धि की गई थी। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री इसी जनरेशन में स्टार्ट हुई। और विशेषता में देखें तो कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर का प्रयोग थर्ड जनरेशन में ही किया गया था। गुण और दोष देखें तो अपेक्षाकृत काफी तीव्र होते थे, मीन्स प्रोसेसिंग स्पीड काफी तेज थी, आकार में काफी छोटे थे, सस्ते थे और आसान थे, आसानी से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अब बात आती है फोर्थ जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में VLSI का प्रयोग किया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ और कंप्यूटर नेटवर्क का भी विकास हुआ था। वहीं सॉफ्टवेयर देखें तो सॉफ्टवेयर के रूप में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूनिक्स का, C लैंग्वेज का और पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण भी फोर्थ जनरेशन में ही किया गया था। मेमोरी के रूप में सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज हुआ। और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि फोर्थ जनरेशन में स्पीड की जो गणना है वो किससे की जाती थी, तो पिको सेकेंड से की जाती थी। इसका उपयोग देखें तो कंप्यूटर का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ और व्यक्तिगत उपयोग में काफी वृद्धि हुई थी। इसकी क्वालिटी देखें तो एक साथ कई कार्य करने की क्षमता का विकास भी फोर्थ जनरेशन में हुआ था। और गुण और दोष के अंतर्गत ये अपेक्षाकृत सस्ते थे, तीव्र एवं उच्च क्षमता युक्त थे और उपयोग में काफी आसान थे। अब इसके बाद बात करते हैं हम फिफ्थ जनरेशन की। उससे पहले देख लें तो IBM PC और एप्पल PC फोर्थ जनरेशन के एग्जाम्पल है। फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत ULSI, SLSI और साथ ही साथ AI का उपयोग किया गया। AI का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे ही ULSI का फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नोट कर लीजिएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंतर्गत मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप गूगल असिस्टेंट को देख सकते हो, जहां पर आप उससे बातें कर सकते हो या जो भी चीजें आपको सर्च करनी है गूगल असिस्टेंट के हेल्प से आप कर सकते हो। या बहुत सारे मोबाइल फोन्स आपने देखे होंगे, उसके कैमरे देखे होंगे कि कहीं पर अगर अंधेरा है तो ऑटोमेटिक कैमरे का फ्लैश ऑन हो जाता है और कहीं पर उजाला है तो ऑटोमेटिक उसका फ्लैश ऑफ भी हो जाता है। या रोबोट आप देखते हैं तो यह सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही आता है, जिसके अंतर्गत मशीनों को बुद्धिमान बनाया जा रहा है। इसके अलावा नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास भी हार्डवेयर के रूप में फिफ्थ जनरेशन में हुआ था। सॉफ्टवेयर में देखें तो इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का विकास हुआ, पैरेलल प्रोसेसिंग का विकास भी हुआ था। मेमोरी के रूप में ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, विशाल भंडारण क्षमता, ये क्वालिटी है फिफ्थ जनरेशन की। ठीक है, मीन्स इसमें स्टोरेज क्षमता जो है वो काफी बढ़ गई थी और ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी का उपयोग होने लगा था। उपयोग देखें तो इंटरनेट, सोशल मीडिया के द्वारा मनोरंजन को काफी बढ़ावा मिला। जैसे आप YouTube पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर या अदर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां पर मनोरंजन के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, खुद का वीडियो क्रिएट करके आप अपलोड भी कर सकते हैं। या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसे आप विजिट कर सकते हो, कुछ भी आप सर्च कर सकते हो, या खुद की आप अपनी वेबसाइट बनाकर अपने ज्ञान को आप दूसरे को दे सकते हो। विशेषताएं देखें तो प्लग और प्ले, और उदाहरण के तौर पर IBM, नोटबुक और सुपर कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन के ही उदाहरण है। ऐसे ही गुण और दोष देखें तो ये काफी छोटे थे और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी काफी तेज थी। तो ये हैं आपके पांचों जनरेशन, जिनके बारे में जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताए हैं ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इससे बाहर से कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है।
तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। इसके साथ अगर आप M2 R5 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। वहां पर HTML, जावा इन सभी की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं, तो वहां से आप देखिए और M2 R5 की आसानी से तैयारी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 8 बजे। तब तक के लिए बाय।